हेलो एवरीवन, मैं यशवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एफपी एग्जाम प्रेप पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिसका नाम है सिंगल फिगर्स। ठीक है, उसका आज ये लास्ट वीडियो है। पिछली 4 वीडियोस में इस पे आपको प्रोवाइड कर चुका हूं और 4 वीडियो में मैंने बहुत बहुत अच्छे कंसेप्ट आपसे डिस्कस किए हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना 5th वीडियो। चलिए देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आज हम 41 से शुरू करने वाले हैं। चलिए देखिए, 41st क्वेश्चन है हमारा। योर अटेम्प्ट कैन हार्डली बी कॉल्ड सक्सेसफुल फॉर इट हैज डैश नो गुड रिजल्ट्स। चलिए देखिए, फीलिंग्स में हमें दे रखा है, हमें एक डैश दिया है, उसमें हैव, डिड, डिडंट और हैड भरना है। अब आपको ये ध्यान रखना है, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट बताया है कि हैज जो होता है वो हैज हो, हैव हो या आपका हैड हो, ये तीनों ही जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स की तरह भी यूज होते हैं और मेन वर्ब्स की तरह भी यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जब भी ये हेल्पिंग वर्ब्स होंगे हैज, हैव, हैड, तो हमेशा ध्यान रखिए इनके बाद लगेगी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर ये मेन वर्ब होते हैं हैज, हैव, हैड, अगर इनको मेन वर्ब की तरह यूज करते हो तो ये पोजीशन का काम करते हैं, तो इसके बाद हमेशा नाउन आता है या कोई प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो ये मेन वर्ब हो जाती है और ये उसका क्या हो जाता है, पोजीशन हो जाता है। लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब आपसे ध्यान से देखना है, योर अटेम्प्ट कैन हार्डली बी कॉल्ड सक्सेसफुल और इट हैज। जब हमने ये देख लिया कि हमारे पास हैज रखा हुआ है, अब हैज हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, अगर ये मेन वर्ब होती तो हमारे ऑप्शंस में नाउन या प्रोनाउन होता, लेकिन नाउन प्रोनाउन ना होके हमारे ऑप्शंस में क्या है, वर्ब्स हैं। इसका मतलब है कि आगे भी हमारी क्या आनी है, वर्ब आनी है। तो अगर आगे भी वर्ब आनी है तो दो मेन वर्ब तो कभी नहीं आ सकती, एक हेल्पिंग वर्ब होगी एक मेन वर्ब होगी। अब हमें इसमें से मेन वर्ब उठानी है। अब हमें मालूम है कि डिड को मेन वर्ब के रूप में यहां यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिड जो होती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैज के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती। ठीक है, अब हैज के बाद हैव भी नहीं आ सकता, क्योंकि हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है अगर मेन वर्ब में इसको देखा जाए तो। उसके बाद डिडंट भी नहीं आ सकता, डिडंट भी सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब है हैज के बाद यहां पर क्या आना चाहिए, हैड, क्योंकि हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हैज, हैव एंड हैड। तो ये वर्ब की दोनों वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, और हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और हैड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। तो इसका मतलब है हमारे पास इस ऑप्शन में एक ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट इज हैड। हैड है तो हैज के साथ हैड आ जाएगा। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बच्चों। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर सेन इज एब्सेंट टुडे, ही डैश सिक। आप ध्यान से देखिए, मिस्टर सेन इज एब्सेंट टुडे, आज वो एब्सेंट है मिस्टर सेन। अब इसमें भरना है हैज टू बी, कुड हैव बीन, माइट बी और मस्ट हैव बीन। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा ये हमें देखना है। ठीक है, अब ये बोला है मिस्टर सेन इज एब्सेंट टुडे, मिस्टर सेन जो है वो एब्सेंट है आज। अब उसका रीजन हमें यहां पर देना है। ठीक है, अब हैज टू बी का मतलब कंपल्शन होता है, तो देखो मिस्टर सेन एब्सेंट है तो यहां पर कंपल्शन की बात तो आएगी नहीं, तो ये देखो कंपल्शन शो नहीं हो सकता। हैज टू बी सिक मतलब अगर वो आज एब्सेंट है तो उन्हें बीमार होना पड़ेगा, तो ये कोई सेंस नहीं बन रहा है। कुड हैव बीन की बात करें तो कुड हैव बीन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कुड के साथ हैव लगने से पास्ट फॉर्म चली जाती है, तो यहां पास्ट की फॉर्म नहीं आएगी। यहां पर क्या आना चाहिए, वैसे भी यहां पर पास्ट फॉर्म नहीं लिख सकते तो कुड हैव तो नहीं आ सकता। ठीक है, कुड हैव जब भी आप लिखते हो ना तो बेसिकली वो पास्ट में चला जाता है, लेकिन ये प्रेजेंट की बात हो रही है। उसके बाद मस्ट हैव भी नहीं आ सकता क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, तो ये भी गलत है, तो माइट भी हो सकता है। ठीक है, माइट जो वर्ड होता है वो हमेशा मे और माइट
इन दोनों का यूज क्या होता है, पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। तो देखो यहाँ पॉसिबिलिटी ही यूज हो रही है, ठीक है। पॉसिबिलिटी, अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, जब ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है तो मे हमेशा हाई पॉसिबिलिटी शो करता है, किसके मुकाबले, माइट के मुकाबले, और माइट मे से लेस पॉसिबिलिटी शो करता है। तो खैर मे का तो यहाँ ऑप्शन भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा माइट भी, क्योंकि जब आप बोलते हैं आज वो एब्सेंट है, मिस्टर सेन इज एब्सेंट टुडे, तुमने पूछा होगा क्यों, तो आपने अपना एक पॉसिबिलिटी बताया, शायद क्या होंगे, बीमार हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दे हैव नॉट हैड मच टाइम फॉर सोशल एक्टिविटीज एंड आई हैव नॉट, और उसमें ऑप्शन दे रहे हैं डन सो, आइदर, ऑल्सो, गोन। अब बेसिकली अगर बच्चे को इस कॉन्सेप्ट का ज्ञान नहीं है, इस कॉन्सेप्ट की उसे अगर नॉलेज नहीं है, तो ये क्वेश्चन वो तुक्के में भले ही ठीक कर दे, ठीक है। गैस लगाकर भले ही ठीक कर दे, उसको बोलकर जो ठीक लग रहा है वो भले ही ठीक कर दे, तो तब तो ठीक हो सकता है, अदरवाइज अगर इसका ज्ञान नहीं है तो इसे ठीक नहीं कर पाओगे। ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है, एक कॉन्सेप्ट बनता है इंग्लिश में एडिशन टू स्टेटमेंट, ये कॉन्सेप्ट बनता है एडिशन टू स्टेटमेंट का। अब उसमें होता क्या है बच्चों, एडिशन टू स्टेटमेंट में एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई एक स्टेटमेंट होती है हमारी, और उसका क्या होता है, एक एडिशन होता है, या मैं हाँ एडिशन ही मान लेते हैं हम इसको। अब क्या होता है, स्टेटमेंट अगर आपकी पॉजिटिव है तो एडिशन भी आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर स्टेटमेंट में आपने क्या किया है, टेंस जो होना चाहिए सेम होना चाहिए दोनों का, ठीक है। और दूसरी बात कि पॉजिटिव के लिए सो का यूज किया जाता है और नेगेटिव के लिए आपको नाइदर का या नॉर का यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, डू नॉट रिपीट मेन वर्ब, मेन वर्ब को कभी रिपीट नहीं किया जाता, ठीक है। एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं तो ज्यादा क्लियर होगी बात। जैसे मैंने लिखा ही डोंट abuse, he don't abuse anyone, he don't abuse anyone। अब ये स्टेटमेंट हो गई हमारी। अब इसका एडिशन अगर मैं दूंगा तो वो कह रहा है कि he don't abuse anyone, वो किसी को गाली नहीं देता। और अगर तुम कहो मैं भी नहीं देता और मैं भी नहीं देता, तो अगर ये एडिशन करना है तो कैसे होगा, he don't abuse anyone, neither। अब डोंट का क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी एक मिनट बच्चों, ये डजंट करते हैं, सॉरी, ही डजंट अब्यूज एनीवन। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो यही हेल्पिंग वर्ब यहां भी यूज होगी, तो नाइदर डू आई, ये हो गई हमारी एडिशन टू स्टेटमेंट। ही डजंट अब्यूज एनीवन, वो किसी को गाली नहीं देता, ना ही मैं देता हूं, तो या तो नाइदर से बना लो, नहीं तो नॉर से भी बना सकते हो, नॉर डू आई। तो देखो टेंस सेम हुआ, हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ, नेगेटिव है तो नेगेटिव किया। एक तरीका और है, आई डोंट आइदर। अगर आपको इसको नाइदर नॉर से नहीं बनाना, नाइदर और नॉर जो होता है वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होता है, इसलिए नॉट का यूज नहीं किया जाता। लेकिन अगर नाइदर नॉर का यूज नहीं करते, आइदर का करते, तो आइदर पॉजिटिव होता है, उसके साथ हमें नॉट का यूज करना पड़ता है। एक्चुअल में नाइदर और नॉर जब भी सेंटेंस के शुरू में लगते हैं तो इन्वर्जन फॉलो हो जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। लेकिन आइदर नेगेटिव है नहीं, तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट पहले ही रखते हैं, नॉट लगाकर आइदर लिख देते हैं। तो ये तीनों का सेम मीनिंग है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हुआ नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात कर लेता हूं, तो देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या होगा, अगर मैंने लिखा ही हेल्प्स एवरीवन, अब ही हेल्प्स एवरीवन, तो वो कहता है कि वो सबकी मदद करता है, ऐसे ही मैं भी करता हूं। तो इसकी पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें सो का यूज करना पड़ सकता है, सो डू आई।
अब डू कहां से आ गया? ऑब्वियसली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज हम नहीं करते, मेन वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है हमें यहाँ, तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब निकालनी है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की निकालनी है, तो आई के साथ डू लगा लिया हमने। जब भी सो पहले आता है तो इन्वर्जन फॉलो हो जाता है, जब डू पहले गया आई बाद में चला गया। तो ये बनी हमारी पॉजिटिव। इनको कहते हैं हम क्या? एडिशन टू स्टेटमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है ये एडिशन टू स्टेटमेंट का है बच्चों। ये कह रहा है दे हैव नॉट हैड मच टाइम फॉर सोशल एक्टिविटीज एंड आई हैव नॉट। अब आई हैव नॉट लग गया, या तो नाइदर नॉर पहले लगा होता वो अलग बात है, लेकिन अगर नॉट के साथ बनाना है तो हमें आइदर लगाना पड़ेगा ना, तो ये आंसर हमारा आइदर, ये तीनों हमारे आंसर गलत हो गए। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी डैश शिमला। अब ये बहुत सिंपल सा आंसर है, इसकी मैं सीधी सीधी ट्रिक बता देता हूं, आप लोगों को याद रखेंगे हमेशा। जब भी आपके पास ये वाला स्टेटमेंट आ जाए बाय दिस टाइम या बाय द टाइम, ठीक है, इस तरीके की स्टेटमेंट आ जाए, तो इसका मतलब है वो एक ऐसे एक्शन को बता रहा है फ्यूचर के, मतलब पैरेलल फ्यूचर में। जैसे अभी तुम बोलो किसी से कि इस समय तक वह यह काम कर चुका होगा, इसका मतलब है तुम एज्यूम कर रहे हो किसी काम के फ्यूचर में इस समय तक होने की, ठीक है। सो वो काम अभी हुआ तो नहीं है बट उसको एज्यूम कर रहे हो, तो जो भी चीज आप एज्यूम करते हो उसको हमेशा फ्यूचर में लिखा जाता है। लेकिन क्योंकि वो इस समय से पहले खत्म हो चुका होगा, तो जो भी काम एक पॉइंट से पहले खत्म हो जाता है उसे परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। तो बहुत सीधी सी बात है, जब भी बाय दिस टाइम का यूज हो, और देखो यहाँ नेक्स्ट वीक भी लिख रखा है, तो ये फ्यूचर तो हो ही गया ना, तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, ठीक है, तो ये फ्यूचर हो गया। अब फ्यूचर में कोई काम इस पॉइंट से पहले खत्म हो रहा है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, तो उससे पहले ये काम खत्म हो चुका होगा। तो कोई भी काम किसी दूसरे काम से पहले अगर कंप्लीट होता है तो वो काम हमेशा परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। तो देखो परफेक्ट टेंस क्या है? वुड हैव रीच्ड, वुडंट हैव रीच्ड, नॉट तो आएगा नहीं, वुड रीच होगा नहीं, शैल रीच होगा नहीं, विल हैव रीच्ड हो जाएगा, ठीक है। विल हैव रीच्ड का मतलब है पहुंच चुका होगा, मतलब परफेक्ट टेंस। तो कोई भी काम फ्यूचर का क्या हो रहा है, ये वीक का, वो कह रहा है कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक का पॉइंट ये है उससे पहले वो शिमला जा चुका होगा, तो इससे पहले कंप्लीट हो चुका होगा। तो कंप्लीटेड काम के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? परफेक्ट टेंस लिखने पड़ते हैं। तो क्योंकि ये फ्यूचर का टाइम है तो फ्यूचर परफेक्ट लिख दिया हमने। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू डैश टोल्ड मी दैट यू ऑल आर प्लानिंग टू टेक अप अ कोर्स इन फोटोग्राफी एंड नाउ यू आर डिनाइंग इट। अब देखो यहां पर क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को जरा सी भी मतलब बेसिक नॉलेज है इंग्लिश की तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो हमारे पास क्या है, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं उसका काम क्या होता है भाई, जब सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बनाना हो तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब भले ही ये तुम्हें देखने में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग रहे हो, लेकिन इनका यूज यहां पर किसका है? एम्फेटिक प्रोनाउन का, एम्फेटिक प्रोनाउन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लो। अगर तुम्हें सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बनाना है तब तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है, लेकिन जब सब्जेक्ट को स्ट्रेस डालकर बोलना है अपने ऊपर तो फिर एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे मैंने लिखा ही slapped himself hard, तो अब उसने क्या किया? उसने अपने आप को एक जोरदार तमाचा मारा। तो ही ने जो एक्शन किया हिमसेल्फ पर, वो किसको रिफ्लेक्ट किया? ही को ही तो रिफ्लेक्ट किया। तो ही और हिमसेल्फ दोनों सेम बंदे। तो जब भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। यही एक पूरी एंटायर इंग्लिश में यही एक तरीका है कि सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, नहीं तो सब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। बस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाकर यूज करते हो। तो यहां पर तो इसका यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है। अगर मैंने लिखा ही हिमसेल्फ स्लैप्ड हिम, स्लैप्ड द बॉय। अब तुम ध्यान से देखो, ही ने स्लैप किया लेकिन अपने आप को नहीं, किसी और को, तो ये एक्शन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है इसको। अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हुआ, लेकिन ये अपने आप को क्या कर रहा है? स्ट्रेस कर रहा है। उसने खुद ही उसको तमाचा मारा, किसी के हेल्प से नहीं, खुद ही मारा उसको। तो यानी कि बताइए अपने आप को क्या कर रहा है?
स्ट्रेस कर रहा है। तो जब भी कभी कोई सब्जेक्ट अपने स्ट्रेस करने के लिए यूज करते हैं तो उसे एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। तो हिमसेल्फ ही के बाद भी आ सकता है, हिमसेल्फ सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। वो ऐसे भी बोल सकता है ही स्लैप्ड द बॉय हिमसेल्फ। अब तुम ध्यान से देखोगे यहां पर यू के तुरंत बाद क्या दे रखा है, डैश दे रखा है। तो यहां पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना होकर एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह काम करेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ आएगा क्या। अब तुम्हें मालूम है जब सब्जेक्ट यू है तो यहाँ योरसेल्फ ही आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर ये दोनों तो खत्म हो गए क्योंकि यू के अकॉर्डिंग ही लिखोगे। तो या तो हम योरसेल्फ लिखें या योरसेल्फ लिखें। अब आपको पता है कि यू के दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या दो एम्फेटिक प्रोनाउन बन सकते हैं, योरसेल्फ, योरसेल्फ। अब हमें कैसे पता लगे कि यहाँ ये सिंगल बंदा है या एक से ज्यादा बंदे, क्योंकि यू सिंगल के लिए भी यूज हो सकता है और यू एक से ज्यादा के लिए भी यूज हो सकता है। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट यू इज हियर यूज्ड फॉर अ सिंगल पर्सन और मोर देन वन पर्सन। सो अब अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यू किसके लिए लगा है, ऑल के लिए। ठीक है, टोल्ड मी दैट यू ऑल आर। ठीक है, तो ये यू जो लगा है किसके लिए, ऑल के लिए लगा है। ऑल का मतलब एक से ज्यादा, तो अगर एक से ज्यादा है तो यू एक से ज्यादा है, यू एक से ज्यादा है तो योर सेल्फ तो नहीं लगा पाओगे, गलत हो गया, योर सेल्फ लगाना पड़ेगा, योर सेल्फ, ये है इसका आंसर। तो आपको पेपर में ऐसे कंफ्यूज करेगा वो। तो ऐसा नहीं है कि आपने बस देख लिया यू के लिए योर सेल्फ लग गया और कर दिया, वहां गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, अपना दिमाग बिल्कुल यहां पर डाल के पढ़े, क्वेश्चन को पूरी तरीके से ठीक से पढ़े, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। इतना आसान क्वेश्चन दिया है तो ये समझ लो कुछ ना कुछ उसने आपको क्वेश्चन को ट्रिकी बना कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। आई फाउंड द फ्यू स्टूडेंट्स ऑल द आंसर्स। आई फाउंड द फ्यू स्टूडेंट्स। अब देखो ध्यान से, आई फाउंड द फ्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, आई फाउंड द फ्यू स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या है कि यहां पर हमें इन चारों पॉइंट में से कोई भरना है, या तो दोज या दैट या हु या हुम। अब ये है रिफ्लेक्सिव, ये सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन। किसका, रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है तो आप ध्यान से देखें, यहां पर जो भी लिखेंगे वो स्टूडेंट को आगे वाले सेंटेंस के लिए क्या करेगा, या तो सब्जेक्ट बनाकर यूज करेगा या ऑब्जेक्ट बनाकर। अब आपको पता है कि आगे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन नहीं है, आगे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट तो देखो, ये देखो वर्ब तो यहीं दे रखी है। अगर वर्ब दे रखी है तो वर्ब के साथ सब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब है दोज न्यू ऑल द आंसर। दोज का तो सेंस बनता ही नहीं, क्योंकि ये क्या नहीं है, ये हमारा रिलेटिव, दोज हमें रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दैट होता है, हु होता है, हुम होता है। अब न्यू जो वर्ब है वो हुम के लिए लग नहीं सकता, क्यों, क्योंकि न्यू के लिए सब्जेक्टिव केस लगाना है, और जो हुम है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ये इस वजह से गलत हो गया। यहां पर हमें सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट दो ही चीजें बन सकती है, या तो दैट बन सकता है या हु बन सकता है। अब आ जाए, अगर हम ध्यान से सुने यहां पर देखें तो यहाँ हु का भी यूज नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते, हु का यूज किया जाता है इंसानों के लिए, तो स्टूडेंट इंसान तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्टूडेंट है ना, ये एंटीसीडेंट है हमारा। एंटीसीडेंट क्या होता है, बच्चे ये पूछेंगे। एंटीसीडेंट हमेशा वो होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ड रखा होता है और जिसे आगे सेंटेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आगे रेफरेंस देना होता है। अब स्टूडेंट को ही तो आगे हम सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसे एंटीसीडेंट कहते हैं। अब तुम ध्यान से देखो, एंटीसीडेंट से पहले क्या लगा हुआ है, द फ्यू। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करोगे और उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ऐसे वर्ड लिखे हो, द फ्यू, द लिटिल, द ओनली, द वेरी, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री हो, तो अगर किसी भी एंटीसीडेंट से पहले ये वर्ड लिखे हो, द लिटिल, द फ्यू, द ओनली, द वेरी, सुपरलेटिव डिग्री, तो हमेशा ध्यान रखना उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज किया जाता है। तो यहां क्या आ जाएगा, दैट न्यू। तो हो जाएगा, आई फाउंड द फ्यू स्टूडेंट दैट न्यू ऑल द आंसर्स। मुझे कुछ ही बच्चे ऐसे मिले जिनको सारे आंसर पता थे। ठीक है, तो यहां पर दैट आ जाएगा क्योंकि द फ्यू लगा हुआ है। द फ्यू हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन को ही लेता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एम्प्लॉइज डैश माई सैलरी लास्ट ईयर। अब देखो सीधी सी बात पकड़ो, लास्ट ईयर है तो ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब अगर ये पास्ट की बात हो रही है तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में
अब हमारे पास क्या है, राइज रोज रेज रेज्ड। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि राइज नहीं आएगा, रेज नहीं आएगा। प्रॉब्लम क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये भी फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म यहाँ आएगी नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म रोज भी होती है और रेज्ड भी होती है, यहाँ प्रॉब्लम आ गई। अब यहाँ समझना है, राइज फर्स्ट फॉर्म, रोज सेकंड फॉर्म और राइजन थर्ड फॉर्म। एक वर्ड होता है हमारा रेज फर्स्ट फॉर्म, रेज्ड सेकंड फॉर्म और रेज्ड ही इसकी क्या होती है, थर्ड फॉर्म। अब इसमें से हमें रेज लिखना है, सॉरी रोज लिखना है या रेज लिखना है। अब ये कैसे पता लगे, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझा देता हूं, बात क्लियर हो जाएगी। राइज जो होता है ना वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है और रेज जो होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसका मतलब राइज का मतलब उगना होता है या बढ़ना होता है, इसका मतलब उगाना होता है या बढ़ाना होता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें कोई भी डूअर इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब इसमें कोई भी काम करने वाला इन्वॉल्व नहीं होता। जो सब्जेक्ट होता है वो काम नहीं कर रहा होता, वो डूअर नहीं होता। लेकिन ट्रांसिटिव वर्ब में हमेशा कोई ना कोई डूअर होगा और उस डूअर का कोई ना कोई रिसीवर होगा। अब तुम यहां चेक कर लो, यहां डूअर है ऑब्वियसली माई एम्प्लॉइज और माई सैलरी, ये ऑब्जेक्ट है, तो इन्होंने कुछ काम किया होगा और उस काम से सैलरी बढ़ गई उनकी। तो इसका मतलब बढ़ना है या बढ़ाना है, तो एम्प्लॉइज ने सैलरी बढ़ाई होगी या सैलरी बढ़ गई होगी, आप कहोगे बढ़ाई होगी, तो हमें रेज की फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो रेज की सेकंड फॉर्म रेज्ड होती है, तो देखो रोज भी गलत हो गया, हमारा क्या हो गया, रेज्ड आंसर हो गया यहाँ पर, रेज्ड। बात समझ में आई आपकी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आई एम टॉल आई फील इंफीरियर। इंटीरियर थोड़ा सा ये गलत लिख दिया है बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इसमें, मैं इसको ठीक कर देता हूं। चलिए अब ध्यान से देखें, अगर मैं यहां पर, तो दो आई एम टॉल आई फील इंफीरियर देन अदर्स। अब देखो, अब यहाँ बच्चे क्या होंगे, ये वाला देन तो आपको सीधा सीधा खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि देन का मतलब तब होता है, तो यहाँ तब का मतलब नहीं है, ये गलत है। अब या तो टू आएगा या अदर देन आएगा, देन आएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, ना तो यहाँ देन आ सकता है ना अदर देन आ सकता है। आप कहोगे सर ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसमें तो देन आना चाहिए। नहीं बच्चों, ध्यान रखना है, हमारे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ये कंपैरेटिव डिग्री होती नहीं, इनकी कोई डिग्री बनती नहीं है। जैसे वर्ड हो गया इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, ठीक है, एल्डर। ये जो वर्ड होते हैं ना, ये ऐसे वर्ड होते हैं इनकी कोई डिग्रीज नहीं होती। अब तुम कहोगे ये तो होती है सर, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री बताओ, इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाओ, होती नहीं है। ये अपने आप में क्या है, सेपरेट वर्ड होते हैं। तो इन वर्ड्स के साथ कभी भी देन और अदर देन नहीं, हमेशा टू का यूज किया करो। इन वर्ड के साथ हमेशा जूनियर टू, सीनियर टू, यही तो बोलते हैं, तो टू का यूज किया करो। तो इसके साथ हमेशा टू यूज होता है, ध्यान रखें। और दूसरी बात, कभी भी इनके साथ मोर वर्ड का यूज मत करना। मोर वर्ड यूज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में ही क्या होते हैं, एक तरीके से कंपैरेटिव ही माने जाते हैं, बट क्योंकि डिग्री नहीं होती तो मोर लगाने से क्या हो जाते हैं, डबल कंपैरेटिव मान लिए जाते हैं। शो कंपैरिजन ही कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनकी डिग्रीज बनती नहीं है, इसलिए इनके साथ देन नहीं लगाया जाता, इनके साथ टू लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वी मस्ट रेजिस्ट द अर्ज दैट डैश वंस अगेन। अभी कह रहा है वी मस्ट रेजिस्ट द अर्ज। अर्ज का मतलब होता है इच्छा, हमें ऐसी इच्छा को रोक देना चाहिए, डैश वंस अगेन, जो दोबारा एक बार हो। तो इसमें क्या होगा, टू गेट वंस डक्स इन अ रो, to get one's ducks in a row, to be in dire straits, to kick the can down the road, to be in seventh heaven। अब देखो यहाँ पर to be in seventh heaven का मतलब नहीं आ सकता, क्योंकि to be in seventh का heaven का मतलब होता है be very happy, बहुत खुश होने को हम कहते हैं to be in seventh heaven। तो हम खुश होने के लिए हम अपने आप को क्यों रोकें, हम ऐसा नहीं होता, हर कोई खुश होना चाहता है, तो इन सेंस बन नहीं रहा। टू गेट वंस डक्स इन अ रो, इसका मतलब होता है हर चीज को सही तरीके से करना, एक तरीके से करना उसको कहते हैं, तो इसका भी सेंस नहीं बनता।
टू बी इन डायर स्ट्रेट्स, टू किक द कैन डाउन रोड। नेक्स्ट हमारा टू बी इन डायर स्ट्रेट्स, इसका मतलब होता है टू बी इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इसका भी कोई सेंस नहीं बनता। किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आने के लिए आपको अर्ज थोड़ी करनी है, वो तो अपने आप आ जाएगी। अब बात आती है टू किक द कैन डाउन द रोड। इसका मतलब होता है कि अपना काम किसी दूसरे के ऊपर डाल देना। ठीक है, अपना काम किसी दूसरे के ऊपर डाल देने को हम कहते हैं टू किक द कैन डाउन द रोड। ठीक है, कोई जो होता है, जैसे आप सामने जा रहे हो और किक द कैन डाउन द रोड का मतलब होता है कि अपना काम तुमने किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, उसको कहते हैं। तो टू किक द कैन डाउन द रोड का मतलब होता है किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस ना करना या उससे बच के निकल जाना। तो यहां पर सेंस यही बनता है, वी मस्ट रेजिस्ट द अर्ज टू किक द कैन डाउन द रोड। तो ये हमारा आंसर बन गया सी। ठीक है, तो चलिए अगला इस हमारे सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं, ध्यान से देख लेंगे इसको। पैक योर बैग्स फास्ट डैश यू शुड मिस योर फ्लाइट। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है पेपर में, तो आपको ध्यान रखेंगे। पैक योर बैग्स फास्ट डैश यू शुड जब भी आएगा ना, तो शुड को एक कंजंक्शन फॉलो करता है लेस्ट, ये वाला आंसर। बाकी इसके आंसर नहीं होंगे। हमेशा ध्यान रखना लेस्ट को शुड फॉलो करता है। तो ध्यान रखें, लेस्ट आ जाए तो शुड में डैश दिया है तो शुड लगा लो, शुड आ जाए तो लेस्ट का डैश दिया है तो डैश लगा लो। तो लेस्ट को शुड फॉलो करता है। तो याद रखें कि लेस्ट आएगा यहां पर क्योंकि आगे शुड दिया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी सिंगल फिगर्स की सीरीज जो हमने आज कंप्लीट कर दी है। पूरे 50 क्वेश्चन किए और आई होप के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे और इसके अंदर जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं वो बहुत क्लियरली समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आता है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको पर्सनली भी समझा सकता हूँ, नहीं तो वीडियो को दोबारा से एक बार चलाकर देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।